आपने मुझे राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया। अभी माननीय सभी सदस्यों को मैंने सुना। बजट पर चर्चा हमने पहले की, अभी फाइनेंस बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं, अप्रोप्रिएशन बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या बजट में कुछ प्रावधान करने मात्र से किसी राज्य की जनता का भला हो सकता है क्या? यदि बजटीय प्रावधानों से ही भला हो गया होता तो 75 साल, आज़ादी के 75 साल बाद भी गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाओं के विस्तार के लिए जब बजट पर चर्चा कर रहे थे तो हर माननीय सदस्य स्वास्थ्य की सेवाओं पर जिस दिन चर्चा हुई उस दिन सदन के माननीय 52 विधायकों ने इस चर्चा में भाग लिया। और इसके पीछे जब हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता पड़ता है कि स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाएं, जो सामाजिक सेवाओं में जिनकी गिनती होती है, वो भी आज तक हम लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि आंकड़ों में विश्वास नहीं करती हूँ, पर माननीय हमारे विपक्ष के उपनेता महोदय ने जिस बात की और संकेत किया कि ये बजट के जो हमें दिया गया, उस बजट में पैरा नंबर 127 पर जो बात कही गई है उसमें और ये अप्रोप्रिएशन बिल में माननीय सभापति महोदय कितना अंतर है, इस अंतर से हम जान पाएंगे कि इस बजट की कितनी सच्चाई है और कितने अच्छे मन से हम इसको लागू कर सकते हैं। आप देखिए बजट का पैरा नंबर 127, जिस पैरे में आपने कहा है कि हम जो है कितनी राशि खर्च करेंगे, और अब आप जो ये बिल लेके आए हैं, इस बिल में जो आप राशि का उल्लेख कर रहे हैं वो 3,55,222 करोड़ 43,06,000 रुपये है। इसमें और जो बजट की जो राशि लिखी गई है उसमें 8,920 करोड़ रुपए की राशि का अंतर है। और अभी तो बजट आज पूरी तरह से पारित होगा और इसके बाद में सरकार को ये अधिकार मिलेगा कि वो उस राशि में से अपना खर्चा कर पाएगी। परंतु यदि 10-15 दिन की स्थिति में ये अंतर है तो आने वाले 1 साल के अंतर से हम क्या सीख ले सकते हैं? अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि काल्पनिक आधार पर आपने बजट के प्रोविज़न किए हैं, आपके पॉकेट में एक पैसा नहीं है, लेकिन आपने इतनी बड़ी चढ़ कर के घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं को आप कैसा पूरा करेंगे? एक विशेष बात जिसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने पूरे भारत भर में एक संदेश दिया है, बात कर रहे हैं, अपने मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया। अच्छी बात है, मैं भी इसका स्वागत करती हूँ, पुरानी पेंशन योजना का। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जो उस पुरानी नई पेंशन योजना में 2004 से लेकर के अब तक कर्मचारी के अंशदान के रूप में जितनी राशि एकत्रित की गई है, उसके बारे में क्या मुख्यमंत्री महोदय आज जब शाम को जवाब देंगे उसका उल्लेख करेंगे क्या? क्योंकि पिछली बार नेता प्रतिपक्ष ने भी ये बात कही थी, लेकिन नेता महोदय जो सदन के हैं वो उपनेता महोदय ने ठीक कहा। मैं पिछले हर बार जब वसुंधरा जी थे और जब अशोक गहलोत जी पूर्व के कार्यकाल में थे, तब यदि नेता महोदय ने, विपक्ष के नेता महोदय ने कोई बात कही है तो उसके जवाब देने की जिम्मेदारी सदन के नेता की हुआ करती थी। पर मैं पिछले 4 वर्षों से देख रही हूँ वही अशोक गहलोत जी हैं जो जवाब नहीं देते हैं, लेकिन गोलमाल करके उसका राजनीतिकरण करके कैसे वो जवाब प्रस्तुत करते हैं। एक भी बात का जवाब नहीं है, एक भी सवाल का जवाब नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा है
कि उनके पास स्वयं के पास इन सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए वो बचते बचते वो गोल कर देते हैं केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कितना जीएसटी कितनी अधिक बड़ी है और उसका उन्होंने उल्लेख किया है। और ये जो जीएसटी माननीय सभापति महोदय बड़ी है, क्योंकि जब वैट लगता था तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमारे धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, मैंने देखा है इनके पिताजी को जब वो सदन में आया करते थे, मैं 2003 से 8 के बीच की बात करती हूँ, तो किस तरह से एक एक चीज़ को क्लासिफाई करते हुए बात करते हैं फाइनेंस के ऊपर। लेकिन आप देखिए उस समय स्टेट जब रेवेन्यू कलेक्शन करता था तो स्टेट के इतने सारे लीकेजेस होते थे कि वो रेवेन्यू कलेक्शन तो हम सोचते थे कि हम 100% करेंगे, लेकिन 50% से आसपास हम रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जीएसटी के आने से, चूंकि जीएसटी से हमारा हिस्सा है, इसलिए केंद्र सरकार जितना जीएसटी कलेक्शन करेगी उतना बड़ा हिस्सा हमें मिलने वाला है। तो ये तो हमारे लिए स्टेट्स के लिए सौभाग्य की बात है कि हमको कोई कुछ करना नहीं पड़ता है और हमको जीएसटी के रूप में जो पैसा मिलता है उससे हम प्रदेश की सोशल और वेलफेयर के लिए, सामाजिक सेवाओं के लिए खर्च कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे 2-3 विषयों के बारे में निवेदन करना चाहूँगी। ये जो फाइनेंस बिल है, इस फाइनेंस बिल पे पहला है राजस्थान स्टैंप अधिनियम 1998, दूसरा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017, तीसरा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 और चौथा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम 1951। इसको संशोधन करने के लिए बिल माननीय सभापति लाया गया है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ माननीय सभापति महोदय, क्योंकि पंजीयन और मुद्रांक विभाग राजस्थान की रेवेन्यू के कलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? जीएसटी के बारे में तो हम बहुत कुछ कहते हैं कि हमारा इतना अंशदान बन रहा था, वो हमें केंद्र सरकार ने नहीं दिया, पर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस कोविड से आप प्रभावित हो उसी कोविड से केंद्र क्या पूरा विश्व प्रभावित था। ऐसी स्थिति में जो जीएसटी कलेक्शन होना था वो नहीं हो पाया और इस कारण से उस प्रोपोर्शनेट में हमने सहमति दी है, इसलिए वो हमारा कुछ थोड़ा बहुत कटा होगा। मैं तो यकीन नहीं करती कि कुछ कटा भी होगा, लेकिन जिस हेड में हम कलेक्शन कर सकते हैं उस हेड में हम क्या कर रहे हैं। हम स्टैंप ड्यूटी के बारे में माननीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहूँगी। ये स्टैंप ड्यूटी जिससे रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो राज्य की सामाजिक सेवाओं में काम आती है। अभी पिछले दिनों की अखबारों की कटिंग में देख रही थी, माननीय सभापति महोदय, ई ग्रास चालान से करोड़ों की हेराफेरी मामले में जयपुर के 3 सब रजिस्ट्रार कार्यमुक्त 7 लिपिक एपीओ। ये हमारी कौन सी कार्य प्रणाली है? हम जो डिपार्टमेंट हमको इतना सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहा है, हम उस एक डिपार्टमेंट को नहीं संभाल पा रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं आपको सुझाव देना चाहूँगी माननीय मंत्री महोदय। हमारे राजस्थान में स्टैंप ड्यूटी, हालांकि एमनेस्टी स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट भाषण में कही है, लेकिन वो जो एमनेस्टी स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ उन मामलों पर है जो कोर्ट में लंबित है और जो डिसाइड अभी हुए नहीं है, होंगे यदि आप ब्याज रहित उसको पैसा जमा कराएंगे। यही कहा है आपने इसमें बजट में। तो मेरा निवेदन है कि महिलाओं के प्रति, देखिए मैं उल्लेख करना चाहूँगी, राजस्थान में पुरुषों के पक्ष में दस्तावेज पंजीयन पर 6% और महिलाओं के दस्तावेज पंजीयन पर 5% स्टैंप शुल्क देय है। अभी आपने 2 चीज़ों की घोषणा की है कि 100 वर्ग गज तक के प्लॉट पर और 50 वर्ग गज तक के कमर्शियल प्लॉट पर आपको स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलेगी, परंतु ये ऑल ओवर होना चाहिए। और दूसरा, माननीय सभापति महोदय, यूपी में महिला और पुरुषों के दस्तावेज पंजीयन पर 5% स्टैंप ड्यूटी देय बराबर है। इसी प्रकार दिल्ली में महिलाओं के पक्ष में दस्तावेज पंजीयन पर 4% और महाराष्ट्र में पुरुषों के पक्ष में दस्तावेज पंजीयन पर 5%, महिलाओं के पक्ष में 3.5%, गुजरात में। ये इस तरह से पूरे ऑल ओवर यदि इंडिया में हम देखें माननीय मंत्री महोदय, तो सबसे ज़्यादा स्टैंप ड्यूटी राजस्थान में वसूली जा रही है। इसलिए मेरा सरकार को ये आग्रह रहेगा कि
इस स्टैम्प ड्यूटी को कम से कम महिलाओं के पक्ष में जो दस्तावेजों को पंजीयन कराया जाता है उसकी स्टैम्प ड्यूटी में छूट देनी चाहिए। और यदि आप राजस्थान में रोजगार चाहते हैं तो जो रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आपने घोषणा करी कि हम 60 लाख मकान बनाएंगे, लेकिन वो मकान कैसे बनेंगे? जब आप स्टैम्प ड्यूटी में इस तरह से छूट देंगे तो निश्चित रूप से ये बूम भी आएगा और रोजगार भी आप दे पाएंगे। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपसे कि रेवेन्यू कलेक्शन हमारा स्टेट गवर्नमेंट के अतिरिक्त हमारी स्थानीय निकाय भी हैं। जयपुर नगर निगम, जोधपुर नगर निगम, बीकानेर और कोटा नगर निगम। हो क्या रहा है यहाँ? हम रेवेन्यू जो लीकेज हो रहे हैं उनको रोकने की दिशा में कोई काम कर रहे हैं क्या? आप देखिए माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, चूंकि मैं अजमेर नगर निगम से आती हूँ इसलिए अजमेर में आपने रूल्स बहुत सारे बनाए, परंतु उन रूल्स का वायलेशन करके एग्रीकल्चर लैंड पर कमर्शियल भवन स्वीकृतियां जारी करके बहुत अधिक मात्रा में जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आना चाहिए उस रेवेन्यू का लीकेज हो रहा है। और उसके कारण से हमारा जो बजटीय घाटा है वो इसी वजह से, क्योंकि जितना रेवेन्यू हम कलेक्ट करने के लिए हम तय करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, उतना रेवेन्यू हम कलेक्ट नहीं कर पाते और इसलिए धीरे धीरे हम लीकेजेस में जा रहे हैं। इसी तरह से मैं बिजली की बात माननीय सभापति महोदय करना चाहूँगी। बिजली ने इस प्रदेश को पूरी तरह से बीमारू प्रदेश और विकास की दृष्टि से अंतिम पायदान पर ला करके खड़ा किया है। इतनी महंगी बिजली, इंडस्ट्री मिनिस्टर यहाँ बैठी है, मैं उनको भी आग्रह करना चाहूँगी, इंडस्ट्री जब ही फलीभूत होगी, यहाँ बनाया गया माल तभी मार्केट में बिकेगा जब उसका प्रोडक्शन लागत कम होगा। और प्रोडक्शन लागत कम करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है बिजली की, लेकिन बिजली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महंगी है। महंगी है जो तो महंगी है, लेकिन मिल नहीं रही है। हम इतने वर्षों से कह रहे हैं हम बिजली में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, बिजली में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर इंडस्ट्रीज को आप बिजली क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहे? तीसरी बात माननीय सभापति महोदय, घरेलू बिजली हो या एग्रीकल्चर बिजली हो, जीडीपी में किसी भी स्टेट या सेंटर की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि ये एग्रीकल्चर सेक्टर को आपको बिजली उपलब्ध कराना है तभी आपका जीडीपी में ये उल्लेखनीय मूल्य जो है लक्ष्य हासिल कर पाएगा। तो मेरा माननीय सभापति महोदय इतना निवेदन है, सुझाव है कि एग्रीकल्चर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, घोषणाओं में तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कोई मुकाबला नहीं है। इतनी घोषणा है। वर्ष 2008 का पहला बजट और आज 2022 का बजट, ये उठा करके देख लो, मैं गिनती करके बता सकती हूँ कि कितनी बजट घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी का ये 9वां बजट है। तीसरे बार के मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल का ये 9वां बजट है, लेकिन 9वां बजट में 60% घोषणाएं अभी तक भी माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा नहीं कर पाए। तो इसलिए ये बजट कितना कारगर साबित होगा इसकी अभी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले बजट जो 2021 का बजट था, 2019 का बजट था, 2019 के बजट में जनता क्लिनिक खोलेंगे, कहाँ हुई घोषणा पूरी? हुई नहीं। विकास पथ बनाएंगे, कहाँ घोषणा हुई? वो भी घोषणा पूरी नहीं हुई। तो ऐसी कितनी ही घोषणाएं हैं जो पूरी नहीं हुई है। तो हम बजट का प्रावधान नहीं करेंगे तो वो घोषणाएं कैसे पूरी होगी? 2008 से 13 के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी जो कॉलेज खोल के गए थे ना, उन कॉलेजों के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया था उन्होंने, और उस वजह से 2013 में माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को वो बजट प्रावधान करने के बाद में उन योजनाओं को पूरा करना पड़ा। तो हम तो चले जाएंगे, हमें तो कुछ करना नहीं है और आने वाली सरकार इसको भुगते। और यही कारण है कि हम ऋण बार बार लिए जा रहे हैं। आपको FRBM एक्ट में 3% का आपको छूट है कि आप ऋण ले सकते हैं, लेकिन इस कोरोना में आपको 5% किया। 5% के कारण से आपने ऋण ले लिया, लेकिन उसको आप पूंजीगत व्यय में लगाइए ना, लेकिन आप लोगों कर्मचारियों की तनख्वाह में उसको लगाएंगे तो वो जो आपने ऋण लिया है वो स्टेट के वेलफेयर के लिए कुछ ही प्रकार के कोई काम आने वाला नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति की जब हम बात करते हैं तो अभी मैं वापस उन आंकड़ों का उल्लेख नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अभी बिल भी लाने वाले हैं माननीय सभापति महोदय, कल ही वो बिल आने वाला है ना। आप इस अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रोशनल आधार पर बजट का प्रोविजन करते हैं और रोशनल आधार पर बजट का प्रोविजन करके आप कहते हैं हमने इतना बजट रखा है, लेकिन एक्चुअल में कितना बजट खर्च हुआ
उसकी कभी आज तक समीक्षा नहीं करते। इसलिए एक्चुअल बजट पर जाएंगे तो निश्चित रूप से उन जातियों का कल्याण हम कर पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में पुनः मैं करना चाहूँगी। माननीय मंत्री महोदय, हमने बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए, स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए, लेकिन होना तो ये चाहिए किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी राज्य के लिए यह होना चाहिए कि हमारे जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। जिनको हमने कभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, आज वो जिला चिकित्सालय बन गया, आज जो जिला चिकित्सालय था वो कल मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, लेकिन उनकी जो पदों की स्थिति है, उन पदों की स्थिति को यदि हम देखेंगे तो वो जिला चिकित्सालय जो आज बना है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भांति उन्हीं पदों के साथ काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम कैसे इस स्टेट को वेलफेयर स्टेट बना पाएंगे। तो यदि हम मेडिकल की सेवाओं का वास्तव में विस्तार करना चाहते हैं तो जो मेन पावर है, उस मेन पावर को उसके अकॉर्डिंग हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। इंडस्ट्री की मैंने बात करी माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से आबकारी है ना, ये जो आबकारी विभाग है, इस आबकारी विभाग में हमने कहा कि अभी 1% जो है हम वो अवैध शराब बनाने वालों के लिए व्यवस्था करेंगे, लेकिन 1% से का भी मैं समझती हूँ 100वां हिस्सा भी हम ये नवजीवन योजना जिसको कहते हैं उस पर हम खर्च नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम इसको सेस के रूप में लगा करके पूरा का पूरा फंड उसके लिए कंसोलिडेटेड कर दें तो एक पूरा अमाउंट हमें मिलेगा, ताकि हमें ये बहाना ना मिले कि आबकारी विभाग की ओर से या समाज कल्याण विभाग की ओर से हमारे पास प्रस्ताव नहीं आए और नहीं आने की वजह से हम इसको खर्च नहीं कर सके। माननीय सभापति महोदय, बीपीएल और ओबीसी और अनुसूचित जाति और जनजाति, यह प्रदेश का ऐसा वर्ग है जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है राज्य के बजट में कि उसको सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिले, लेकिन महत्वपूर्ण स्थान की बजाय सबसे अंतिम पंक्ति में, मतलब सबसे अंत में कितना मिनिमम से मिनिमम बजट इसको रखना चाहिए वो हम इसमें रखते हैं। तो यदि कम से कम बजट आपको रखना है तो फिर आप ये बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लीजिए, एग्रीकल्चर में आपने कहा कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, हम बिजली, अभी आपने सब्सिडाइज जो वसुंधरा जी के समय जो सब्सिडाइज बिजली मिलती थी वो अब आपने 3 साल बाद में देना शुरू किया और इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाए। तो जब तक किसान की बात आप नहीं करेंगे, किसान के वेलविशर की बात नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं 2-3 पॉइंट कह करके सीधा समाप्त करूंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोविड के समय जो राज्य कर्मचारी हैं, जो पत्रकार हैं, उनको 50 लाख रुपए की बात कही थी कि हम 50 लाख रुपए, यदि वो उनकी मृत्यु हो जाती है कोविड में काम करते हुए, तो 50 लाख रुपए की सहायता हम देंगे। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि वो लोग, उन परिवारों के लोग जो पत्रकार थे जिनकी डेथ हो गई, वो आज भी आस लगाए हुए बैठे हैं कि सरकार इस काम को पूरा करेगी, लेकिन सरकार ने इस काम को आज तक पूरा नहीं किया है, इसलिए उसको पूरा करने की कोशिश करें। और इसी तरह से पत्रकार पेंशन आप देते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रकरण आज भी पत्रकार पेंशन के पड़े हुए हैं जिनको आप स्वीकृति नहीं दे रहे बजट के अभाव में। तो जब आपने कोई योजना बनाई है और उस योजना में उन अधिसूचित पत्रकारों को शामिल किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे पत्रकारों को उनका हक, उनका पेंशन मिलना चाहिए। और अंत में माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा के बारे में निवेदन करूंगी। खाद्य सुरक्षा के लिए आपने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में ये लिखा कि जितने पात्र परिवार होंगे, आपने परसेंटेज नहीं लिखा, एग्जैक्ट ये लिखा कि जितने पात्र परिवार होंगे उनको हम खाद्य सुरक्षा के पोर्टल से जोड़ेंगे। और अब जब माननीय कोई भी सदस्य ये खाद्य सुरक्षा का सवाल उठाता है तो आपका सीधा साधा जवाब होता है कि केंद्र से अनुमति नहीं मिली। तो आप केंद्र पर क्यों जा रहे हैं? आप अपने संसाधन, क्योंकि घोषणा यदि मैंने की है तो मैं अपने संसाधनों से उनकी व्यवस्था करूं। अपने संसाधन से व्यवस्था नहीं कर सकते तो साफ मना कर दो कि भाई अब हम सक्षम नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन हर चीज को केंद्र के बारे में, जीएसटी का इतना पैसा लेने के बाद हम केंद्र सरकार पर डालें। आप देखिए माननीय सभापति महोदय, नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से ईज ऑफ डूइंग में हमारे भारत को कहां से छलांग लगा करके किस स्टेट तक लेके गए, लेकिन प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन से स्थान पर है ये देखने की जरूरत है, तभी हम इस स्टेट को आगे पहुंचा पाएंगे। इतना ही कह के आपको धन्यवाद करती हूँ माननीय सभापति महोदय।